आखिर क्यों कुछ आईटी कंपनीज एम्प्लॉइज को हायर करने के बाद भी 3 सालों तक उन्हें कंपनी ज्वाइन ही नहीं करने दे रहे हैं, सैलरी भी नहीं दे रहे हैं? अगर आप लोग भी ये सोचते हैं आईटी की जॉब बहुत ग्लैमरस है, बहुत पैसा है, चमक धमक, तो ये वीडियो आपके लिए है। Past couple of days, these pictures have been going viral, showing hundreds of Infosys trainees scrambling to find transport to head back to their hometowns. These are young employees who were sent offer letters back in 2022 but were not onboarded until late 2024. अप्रैल 2022 में कार्तिक कुमार जबलपुर के एक टॉप टेक कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। इन्फोसिस ने उसे कैंपस प्लेसमेंट में ही हायर करके ऑफर लेटर भी दे दिया। कार्तिक खुश था, सोच रहा था कि 5 लाख का एजुकेशन लोन अब वो आराम से चुका देगा। लेकिन आज 3 साल बाद भी कार्तिक सिर्फ 2 ही EMIs भर पाया है, क्योंकि हायर होने के बावजूद इन्फोसिस ने उसे आज तक ज्वाइन ही नहीं करवाया है। कंपनी के रिकॉर्ड्स में कार्तिक अभी भी ऑनबोर्डिंग बेंच पे है, यानी उसे जॉब मिल तो गई है पर सैलरी नहीं, और ज्वाइनिंग कब होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब बेसिकली कार्तिक के पास नौकरी होते हुए भी वो अनएम्प्लॉयड है। एक दूसरे आईटी एम्प्लॉय ने रेडिट पे पोस्ट किया कि आज ही मुझे हाइक मिला है और मेरी सैलरी पूरे 1% से बढ़ गई है। उसने लिखा कि उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने हर दिन 12-12 घंटे काम किया है, अपने वीकेंड्स भी सैक्रिफाइस किए, पर रिवॉर्ड मिला सिर्फ 1% हाइक। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। इसी पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 1 से 5% का हाइक्स आईटी इंडस्ट्री में एक नॉर्म बनते जा रहा है। प्रमोशन की टाइम पर आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आप कितने डिजर्विंग हो। और यहाँ आना चाहते हैं लोग, अपना करियर बना रहे, अपनी लाइफ सेटल कर रहे, अपने माँ बाप को आराम सुख चैन दे रहे। ये मेरा शायद अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाला है। इस पे मैंने एक भी नाम नहीं छुपाया है। आईटी के कई टॉप फर्म्स का नाम ओपनली लिया है एंड इसीलिए ये एक बड़ा रिस्क है। मार्केट में पैसा था, लोगों ने भर भर के स्विच करा। 10 लाख वाले 25 लाख पे पहुंच गए, 20 लाख वाले 40 लाख पे पहुंच गए। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट देन ओनली डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट। मोस्ट प्रोबब्ली यू आर गोना गिव अप। आई नो नारायण मूर्ति कंजूस है, लेकिन इतना हो सकता है ये वीडियो डिलीट भी हो जाए, इसीलिए प्लीज इसे जितना हो सके शेयर करो, ताकि इंडिया के लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की आवाज दबे ना। क्योंकि अब बात सिर्फ बर्नआउट्स या फिर अनफेयर हाइक्स की नहीं है, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। किसी 25 साल के लड़के ने लिखा, उसको एक महीने तक जब उसके फादर आईसीयू में भर्ती थे, तड़प रहे थे और उसको छुट्टी नहीं मिली, जिंदगी गंवा दी उसके फादर ने। बेंगलुरु के एक आईटी एम्प्लॉय ने लिखा कि मुझे लगता है मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो पिछले 2.5 साल से रोज 14 से 16 घंटे काम कर रहा था। रात को 2 बजे सोने के बावजूद उसे कैसे भी करके सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक और एम्प्लॉय ने बताया कि उनकी इंडियन आईटी स्टार्टअप की टॉक्सिक वर्क कल्चर, लेट नाइट शिफ्ट्स और कांस्टेंट प्रेशर की वजह से उन्हें एक सीवियर हार्ट अटैक आ गया, बट फॉर्चुनेटली उनकी जान बच गई। मगर नागपुर के एक आईटी प्रोफेशनल का नसीब इतना अच्छा नहीं था। 29 सितंबर को HCL के एक एम्प्लॉय को ऑफिस के वॉशरूम में ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। एंड हाँ, जितने भी केसेस, डेटा, स्टैट्स में इस वीडियो में कवर करूंगी, उन सब के प्रॉपर सोर्सेज फ्रॉम क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। यू मस्ट गो थ्रू देम। नेक्स्ट, ले-ऑफ्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। अभी इसी महीने TCS ने उनकी 2% वर्कफोर्स यानी 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया है। कंपनी ने हमें बिना नोटिस दिए यहाँ पे हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया है। अगर वो ओवर टाइम पे जबरन रोका जाता है, अगर वो मना कर देता तो उसको निकाल देते हैं। पिछले 2 सालों में इंडिया के बिग 4 TCS, इन्फोसिस, विप्रो एंड कॉग्निजेंट ने ऑलमोस्ट 40 से 42,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जब भी उनसे कोई गलती होती तो उनको वार्निंग लेटर दे दिया जाता और उनको फायर कर दिया जाता था बिना किसी रीजंस के। बट यार, एक वक्त था जब आईटी सबका ड्रीम जॉब था, गवर्नमेंट सर्विसेज की तरह। आईटी प्रोफेशनल्स को 50 से 60% से भी ज्यादा हाइक्स इजीली मिल जाते थे। कईयों को तो कंपनीज 100% हाइक्स में एनरोल करती थी। इंडियन आईटी सेक्टर की शुरुआत 1999 के Y2K क्राइसिस से हुई थी, जब दुनिया एक पैनिक स्टेट में आ गई थी और इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरीके से क्रैश होने से बचा लिया था। इसके बाद इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे जायंट्स ने हजारों इंजीनियर्स US भेजे और वहीं से शुरू हुई इंडिया की ग्लोबल आईटी स्टेज पर एंट्री। मिड 2000s में तो आईटी ने इंडिया की GDP में एक मेजर चंक 5.8% कंट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया था। और हमारे देश को कई हीरे मिल गए, जैसे नारायण मूर्ति, जिन्होंने वाइफ से 10,000 रुपए उधार लेके इन्फोसिस स्टार्ट किया और आज उनकी कंपनी करोड़ों में कमाती है। शिव नादर, जिन्होंने तमिलनाडु के गांव से निकल के HCL जैसा एम्पायर बनाया।
फिर जय चौधरी जो पेड़ के नीचे पड़े और आज एक $30 बिलियन की IT फर्म के मालिक है। ये सारे टेकीज बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, मगर कुछ ही सालों में ये भारत की शान बन गए। इसीलिए इसके बाद हर एक मिडिल क्लास माँ बाप का एक ही सपना बन गया, मेरा बच्चा IT में जाएगा, और शुरू हो गया IT इंडस्ट्री में टैलेंट का हैवी सप्लाई। आज हालात ये है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए अपनी किडनी तक बेचने को तैयार है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जब मेरा बेटा बोल रहा है कि मेरे को साइंस लेकर पढ़ना था, मैं सोच रहा हूँ कैसे साइंस लेकर पढ़ा होगा। मेरे पास तो कुछ इनकम भी है नहीं मेरे पास, मैं अपनी किडनी बेचकर बेटे को पढ़ा हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ इस उम्मीद में कि IT सेक्टर में उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। Unlike every profession, not everything is bad here. इनफैक्ट ऐसे भी केसेस है जिसमें IT ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्तिक, जिसका 2015 में 4.4 लाख CTC से करियर शुरू हुआ, वो आज 2025 में 1 करोड़ कमा रहा है। भोपाल का एक उबर ड्राइवर कोडिंग का एक कोर्स करके IT सेक्टर में घुस गया और अब अच्छी सैलरी कमा रहा है। मैं जब कस्टमर को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता था और कस्टमर आकर के गाड़ी में बैठते थे, तो मेरे को ये फील आता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं एयरपोर्ट से निकलूंगा, कैब बुक करूंगा और गाड़ी में आकर के ऐसे बैठूंगा। बट सवाल ये है कि क्या IT सेक्टर अब भी वो एक ड्रीम फैक्ट्री है जहां मिडिल क्लास का सपना सच होता है, या जो डार्क स्टोरीज हमने शुरू में देखी वो सिर्फ कुछ रेयर केसेस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक टॉक्सिक कल्चर का हिस्सा है जो अब जाके धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। IT इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी समझने से पहले आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस पाने का एक सबसे बड़ा विलन बन चुका है पुअर कम्युनिकेशन। IT, मार्केटिंग, फाइनेंस या HR, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा मायने रखते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इट्स लिटरली योर फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन अब सोचो, आपने एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट को या अपने बॉस को एक मेल भेजा और ये लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस मेल टू इन्फॉर्म यू दैट माई सेल्फ विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो। ऐसा सिर्फ एक ही मेल काफी है आपको एकदम अनप्रोफेशनल और नॉन सीरियस दिखाने के लिए। बट शॉकिंगली एक सर्वे के हिसाब से 62% इंडियंस एडमिट करते हैं कि उनसे प्रोफेशनल ईमेल्स में ग्रामेटिकल एरर्स अक्सर होते हैं, बट नॉट एनीमोर, क्योंकि अब क्विलबॉट इसमें आपका एक सीक्रेट वेपन बन सकता है। क्विलबॉट एक AI राइटिंग टूल है जो आपके गलत ग्रामर, वीक बोरिंग सेंटेंसेस या इवन रॉन्ग टोन को स्मार्टली आइडेंटिफाई करके एकदम प्रोफेशनल बना देता है। जैसे हमारे गलत सेंटेंस को ही देख लो, क्विलबॉट ने कितना पॉलिश्ड और इम्पैक्टफुल बना दिया। कुछ इसी तरह आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को भी क्विलबॉट की मदद से विद इन सेकेंड्स एकदम परफेक्ट बना सकते हो एंड अपने हिसाब से अपनी राइटिंग का टोन भी सेट कर सकते हो, जैसे फॉर्मल, क्रिएटिव या फिर फ्लुएंट। इसका सबसे बेस्ट पार्ट, आपको अलग से कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करना नहीं पड़ता। क्विलबॉट क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करो और बस गूगल डॉक्स, जीमेल या इवन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस में लिखते वक्त जैसे ही आप टेक्स्ट सिलेक्ट करके क्विलबॉट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तुरंत आपको एक रिफाइंड और एरर फ्री वर्जन मिल जाता है। यानी अब से आपके प्रमोशंस या फिर क्लाइंट डील्स सिर्फ वीक इंग्लिश की वजह से नजरअंदाज नहीं होंगे। तो सिर्फ एक मेल क्विलबॉट से लिख के देखो, यू विल डेफिनेटली सी अ मेजर डिफरेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सबसे पहले ये बात समझो कि इंडियन IT इंडस्ट्री में 2 टाइप्स के कंपनीज होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट, लेकिन ये सिर्फ टॉप स्किल डेवलपर्स को ही हायर करते हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 2.68% फ्रेश इंजीनियर्स ही इस स्किल सेट को मैच कर पाते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी इंजीनियर्स दूसरे टाइप ऑफ कंपनीज में ज्वाइन करते हैं जो होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, जो दूसरे ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में 54 लाख से भी ज्यादा लोग इन्हीं सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और एक्चुअली इन्हीं कंपनीज की दुनिया भर में डिमांड भी काफी हाई है, क्योंकि इंडिया इन MNCs के लिए एक चीप लेबर हब है। एग्जाम्पल के लिए एक इंडियन IT एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एक अमेरिकन के कंपैरिजन में 70% सस्ता पड़ता है। सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। बट एक IT ग्रेजुएट के लिए रियल स्ट्रगल तब शुरू होता है जब डिग्री के साथ उसे कॉलेज प्लेसमेंट तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसे अनएम्प्लॉयड बन के रहना पड़ता है। Graduates and postgraduates are unemployed, ready to work for as less as ₹4,000 per month. मैंने बीटेक किया हुआ है, वो भी कंप्यूटर साइंस से ही। कॉलेज प्लेसमेंट ली थी। MNC का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे 2.5 साल का। लगभग मैंने 100+ या 150+ कंपनीज में अप्लाई किया होगा, बट मुझे अभी तक एक भी कॉल नहीं आया है। महाराष्ट्र की सोनल, जिसे कार्तिक कुमार के ही तरह डिग्री हाथ में आने से पहले ही प्लेसमेंट मिल गई थी, लेकिन 2 साल से वो इन्फोसिस के ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार ही कर रही है। बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए हैं, वो ऑफर लेटर दिखा के जैसे तैसे उन्हें टाल रही है, मगर ऐसा चलेगा कब तक?
आज इंडिया के आईटी सेक्टर में कई फ्रेशर्स को ऑफर लेटर मिलने के बाद भी 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ रहा है। इसे आईटी इंडस्ट्री में ऑनबोर्डिंग बेंचिंग कहते हैं, जो इसीलिए होता है क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनीज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के एस्टिमेट्स पे ही हायरिंग करती है। सो अगर कल को प्रोजेक्ट डिले हुआ तो वो एम्प्लॉयज का ज्वाइनिंग डेट भी डिले हो जाता है, एंड कई बार सालों तक। बट फाइनली जब एक फ्रेशर को जॉब मिलती है, जानते हो इंडिया में उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 3 to 5 लाख पर एनम। पिछले 10 सालों में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख के आसपास ही फ्रीज करके रखी हुई है, जो कि कई कॉलेजेस की 15 लाख की एडमिशन फीस के सामने कुछ भी नहीं है। आज की जॉब मार्केट में सबके लगे पड़े हैं। वो पुराने दिन चले गए जब मार्केट में पैसा था, लोगों ने भर भर के स्विच करा, 10 लाख वाले 25 लाख पे पहुंच गए, 20 लाख वाले 40 लाख पे पहुंच गए। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्पेशली फॉर अ फ्रेशर who's trying to look for a job, you're cooked। अब एक बार ज्वाइनिंग कर लिया, इसके बाद शुरू हो जाता है स्ट्रगल ऑफ ओवरवर्क। कई कंपनीज में रोज के 14 से 16 घंटे काम करना एकदम नॉर्मल है। एक बेंगलुरु के आईटी एम्प्लॉय ने बताया वो पिछले 2.5 साल से हर दिन 14 से 16 घंटे काम करने के बाद भी रात को 2 बजे सोता है, लेकिन इसके बाद भी उसे सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना पड़ता है। और हाँ, रात में भी नींद मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट्स ओवर 12, मेरा बेटा यहाँ सो चुका है अपने डैडी का वेट करते करते। किचन में खाना बना रखा है करने का, जो कि मेरे हस्बैंड को खाने का टाइम नहीं मिला। क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, पता भी नहीं क्या करूँ सुबह से अभी तक, एंड आई डोंट नो कब तक चलने वाला है। एक दूसरे एम्प्लॉय ने लिखा कि उसने 4 दिन तक रात भर जागकर एक फाइनेंस प्रोग्राम मॉनिटर किया। वो पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सो पाता था और उसके शब्दों में ये प्योर टॉर्चर था। दूसरा आईटी सपोर्ट इंजीनियर को रात 1:30 बजे मैसेज आता है कि सुबह 6 बजे उसे शिफ्ट ज्वाइन करनी है, जबकि वो ऑलरेडी एक रात पहले देर रात तक काम कर चुका था। अब ओवरवर्क के बाद भी अगर फ्यूचर में आप लीडरशिप रोल्स चाहते हो तो इसके लिए अपना काम पूरा करके आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। एक सीनियर डेवलपर ने बताया कि उसे हर हफ्ते ऑफिस के काम के बाद 20 घंटे की कंपलसरी अनपेड लर्निंग करनी पड़ती है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो लीडरशिप रोल के लिए क्वालिफाई हो जाए। और इस वजह से अब उसे एंजाइटी और चेस्ट पेन होने लगा है। एंड ये सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रगल्स नहीं है, मैक्रो लेवल पे भी डेटा उतना ही डरावना है। इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक सर्वे में 1450 इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ने बताया 72% लोग हर हफ्ते लीगल 48 आवर्स शिफ्ट से भी ज्यादा काम करते हैं। 25% एम्प्लॉइज तो हर हफ्ते 70 आवर्स से भी ज्यादा काम करते हैं। 83% टेकीज बर्नआउट फील कर रहे हैं और 68% पे आफ्टर ऑफिस भी ऑनलाइन रहने का प्रेशर होता है। इसीलिए 2025 के अंत तक लगभग 22 लाख आईटी एम्प्लॉइज इस बर्नआउट की वजह से जॉब छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे में वो एचआर से कंप्लेन क्यों नहीं करते, बट इसका नतीजा क्या होता है जानते हो? एचआर आपसे मीटिंग लेके एक रिटन अपॉलॉजी साइन करने बोलता है क्योंकि आपने अपनी एक हार्श रियलिटी, सच्चाई सबके सामने रखने की हिम्मत की। एटलीस्ट कई फोरम्स पे आईटी एम्प्लॉइज ने यही लिखा है, बट आप लोग के अपने अपने कंपनीज के एचआर्स के बारे में क्या ओपिनियंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। लेकिन चलो, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक इंसान सोचेगा कि अब नहीं तो आगे जाके अच्छी सैलरी मिलेगी। बट ये है इंडियन आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज का हाइक स्ट्रक्चर। 2022 से इन कंपनीज का हाइक परसेंटेज गिरता ही जा रहा है। सैलरी हाइक जैसे ऑलमोस्ट पॉज हो चुकी है। इस साल तो कंपनीज ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 से 7% की ही हाइक्स दे रही है। बट ये सिंगल डिजिट हाइक्स भी ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती है। कई कंपनीज जैसे कि LTI Mindtree के प्रोजेक्ट लीड्स, मैनेजर्स और आर्किटेक्ट्स को हाइक मिलने के लिए कोडिंग और मैथ्स के कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने पड़ते हैं। फिर चाहे उनका पिछला टर्म या फिर साल का प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनका हाइक डिपेंड करेगा उनके इस टेस्ट के परफॉर्मेंस पे। TCS ने तो ये 4 क्राइटेरिया रखा है जिन्हें एम्प्लॉइज को पूरा करना ही पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से विप्रो में मोस्टली सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स को ही हाइक्स मिलती है और HCL में ऐसी कोई कंडीशन मुझे नहीं मिली, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉइज को ऑन एन एवरेज हाइक 1 या 5% ही मिलता है। कई टेक जायंट्स के एम्प्लॉइज का ये भी कहना है कि चाहे हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी भी पॉजिटिव हो, फिर भी हाइक हमारा डिले होता ही है और कभी मिला भी तो सिर्फ 2-3 हज़ार का ही हाइक मिलता है। TCS, इन्फोसिस और बाकी जो भी कंपनीज है पिछले कई सालों से उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सैलरी हाइक दिया नहीं है। इन्फोसिस में क्या हाइक हो रहा है? 4 साल में 11% बढ़े हैं, पूरे 4 साल में मिला के। किसी साल मिले ही नहीं है, किसी साल 4%, किसी साल 3%। So what's the starting salary now for freshers? It has been there, the same salary what we've been giving for last so many years. Why is it that fresher salaries for engineers not gone up in the last so many years? 2024 के डेटा के मुताबिक सिर्फ 11.5% एम्प्लॉइज को प्रमोशन मिला, यानी 100 में से बस 11 लोगों को।
विप्रो का ये एग्जांपल ले लो, पिछले पूरे साल में सिर्फ 31 एम्प्लॉइज को ही प्रमोशन मिली थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, बिजनेस टुडे के हिसाब से पिछले 10 साल में इन्फोसिस, विप्रो और TCS के CEOs की सैलरी 1500% से बढ़ी है, लेकिन फ्रेशर्स की सिर्फ 50%। फ्रेशर्स होते हैं उनकी सैलरी 3 या 4 लाख के आसपास ही रहती है, और जो CEOs की है उनकी लाखों करोड़ों में सैलरीज है। अब सैलरीज के अलावा इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब सेफ्टी। IT इंडस्ट्री में एक बड़ा सीक्रेट है जो जानते तो सब है, मगर कोई खुल के एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका नाम है द 40-40 सिंड्रोम। एक टॉप कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। जो लोग अपने 40s में होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है, बच्चों की स्कूलिंग, पेरेंट्स की हेल्थ केयर और घर के EMIs। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसी एज ग्रुप के लोग IT में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं टू ले ऑफ्स। Quora, Reddit और बाकी कई जॉब फोरम्स ऐसे कमेंट से भरे हुए हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि 40 के बाद तो IT में फ्यूचर ही नहीं है। उन्हें अपने ऑफिस में कोई 40 के ऊपर का एम्प्लॉय ज्यादा दिखता ही नहीं है, और डेटा भी इसी बात को सपोर्ट करता है। एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन के सर्वे के हिसाब से इन्फोसिस और TCS जैसे टॉप फर्म्स के 50% एम्प्लॉइज 20 से 35 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं। 40% लोग 35 से 50 के एज ग्रुप में हैं और सिर्फ 10% लोग ही 50 के ऊपर वाले हैं। ये डेटा दिखा रहा है कि IT सेक्टर में शायद अब रिटायरमेंट का एज 58 नहीं है, बट 40s और अर्ली 50s में है। इन्फोसिस के खिलाफ तो US में एज डिस्क्रिमिनेशन का केस भी फाइल हो चुका है, क्योंकि वो एजेड कैंडिडेट्स को हायर नहीं करते हैं। इसके पीछे परसेप्शन ये है कि ओल्डर एम्प्लॉइज स्लो अडाप्ट करते हैं नए टूल्स और टेक्स सीखने में और टाइम लगाते हैं, बट उनका पैकेज काफी हाई होता है। जैसे जैसे उनकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है वो 40 लाख से ऊपर का पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं, जो IT कंपनीज के लिए काफी बड़ा ओवरहेड कॉस्ट होता है, और इसीलिए द प्रिंट ने इसे द 40-40 सिंड्रोम नाम दिया है। और अब तो मार्केट में AI आ गया है। पहले तो लोगों को लगता था कि अगर जॉब चली गई है तो शायद परफॉर्मेंस खराब होगा या एज फैक्टर होगा, लेकिन अब तो कंपनीज ओपनली कह रही है कि हम AI की वजह से लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 2% वर्कफोर्स को फायर कर दिया। अराउंड 50,000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। रीजन, क्योंकि कंपनी को AI टेक में ट्रांजिशन करना है। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने AI डिवीजन के डायरेक्टर को भी तक निकाल दिया। Microsoft has announced another round of massive layoffs. The tech company is laying off about 9,000 employees. Microsoft is not alone. Google, Amazon, Meta, they've all gone through rounds of layoffs. One reason keeps showing up: artificial intelligence. 60% of all jobs changed between 1940 and today. I do believe that AI is going to replace a lot of what I'm calling white-collar clerical jobs. पर इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि मोस्टली सीनियर और मिड लेवल एम्प्लॉइज को फायर किया जा रहा है, ऑब्वियसली सैलरीज बचाने के लिए। फिर TCS ने भी लगभग 12,000 लोगों को हटा दिया, वो भी मोस्टली मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉइज ही थे। कंपनी ने रीजन दिया कि उन सबका स्किल सेट मैच नहीं करता, सो शायद यहाँ भी वो AI लेड प्रोजेक्ट्स के लिए स्किल्स की बात कर रहे थे। मतलब इन IT कंपनीज में जो लोग नए टूल्स और टेक के साथ अपस्किल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। अब देखो, कंपनीज AI के नाम पे मोस्टली 2 तरह की जॉब्स हटा रही है। सबसे पहला तो मिड लेवल मैनेजर्स का, क्योंकि पहले मैनेजर्स के 3 मेजर काम होते थे। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन का काम, जैसे टास्क असाइन करना, डेडलाइंस को ट्रैक करना वगैरह। लेकिन आज आसना, ट्रेलो, monday.com जैसे AI टूल्स ये सब काम रियल टाइम में कर रहे हैं, वो भी बिना ह्यूमन एरर के। दूसरा, रिपोर्टिंग वाला काम। पहले मैनेजर रिपोर्ट्स बनाते थे और डेटा एनालाइज करते थे, लेकिन आज पावर, BI, टैब्लो जैसे टूल्स खुद से डेटा एनालाइज करके डैशबोर्ड्स बनाते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं, वो भी चुटकियों में। तीसरा, डिसीजन मेकिंग वाले काम। डेली ऑपरेशंस और क्राइसिस सॉल्व करना मैनेजर का काम था, लेकिन अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और ML एल्गोरिदम्स, मतलब कुछ स्पेशल AI टूल्स बस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने पर ही पहले से बता देते हैं, ट्रेंड्स एनालाइज करके कि कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मिड लेवल मैनेजर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपर्स पे। कॉर्नल यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में एक डेवलपर और एक AI GitHub को-पायलट के बीच में कोडिंग स्पीड की रेस हुई, एंड द रिजल्ट्स विल ब्लो योर माइंड। को-पायलट ने ह्यूमन से 55.8% फास्ट कोड लिखा, यानी अब एक डेवलपर की जगह आधे से भी कम टाइम में AI वही काम कर रहा है। सत्या नडेला ने खुद कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की 30% कोडिंग आज AI टूल से होती है, और आयरनी ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन डेवलपर्स को भी निकाल दिया है जिन्होंने AI टूल्स बनाने में मदद की थी। और AI की कॉस्ट एफिशिएंसी तो कंपनीज के लिए एक जैकपॉट बन चुकी है।
एक ग्लोबल थिंक टैंक मीटर ने टेस्ट करके बताया कि एआई सिर्फ $2 या उससे कम कॉस्ट में भी बग्स फिक्स कर सकता है, वो भी मिनटों में। सो मैथ्स यहाँ ये है कि जब एक काम $2 में हो सकता है तो एक कंपनी 2 लाख रुपए पर मंथ क्यों देगी। एंड एआई के अलावा एक चीज है जो आईटी एम्प्लॉइज को कॉन्स्टेंटली आउटपेस कर रही है, तेज रफ्तार से बदलती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो, आईटी सेक्टर में कोई भी ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर्स अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे जावा, पाइथन, स्विफ्ट वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेजेस अब हर कुछ सालों में ही ऑब्सोलीट हो जा रही हैं। 2017 के पहले एंड्रॉइड एप्स मोस्टली जावा में बनती थी, लेकिन आज कॉटलिन लैंग्वेज ने उसे रिप्लेस कर दिया है। मेटा, OLX, Amazon जैसे जायंट्स ने अपना पूरा कोड कॉटलिन में ही रीराइट कर दिया है। एप्पल ने भी 2014 के बाद ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज को ऑलमोस्ट रिटायर करके स्विफ्ट को मैंडेटरी कर दिया। वेब डेवलपमेंट में भी पहले पर्ल यूज होती थी, अब पाइथन, जावास्क्रिप्ट और रस्ट डिमांड में है। बेसिकली हर 2-3 सालों में नए फ्रेमवर्क्स और लैंग्वेजेस आ जाते हैं। इतनी स्पीड से नए लैंग्वेजेस अपडेट हो रहे हैं कि कई मिड लेवल डेवलपर्स को अडैप्ट करने के टाइम मिले बिना ही उनका स्किल सेट इररिलेवेंट होते जा रहा है। When you learn a concept of a coding language, library or API, there is always possibility that it will become old and obsolete in next few years. और इन सब के अलावा एक बड़ा फैक्टर है सरकारी पॉलिसीज। 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने कई आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेस के टैक्स बेनिफिट्स हटा दिए और वर्क फ्रॉम होम के लिए नए स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए। अब कंपनीज को फुल टैक्स देना पड़ता है और रिमोट वर्क के बावजूद 50% स्टाफ को ऑफिस बुलाना पड़ता है। अगेन एक बेनिफिट जो पहले आईटी एम्प्लॉइज को मिलता था, अब धीरे धीरे वो भी घटता जा रहा है। कंपनीज ने पहले 1 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस से स्टार्ट किया, लेकिन अब धीरे धीरे 2-3 से वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब इसका अंजाम ये हो रहा है कि कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ रही है बट प्रॉफिट्स घट रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन बन रहा है मास फायरिंग। सो ये थे सभी रीजंस बिहाइंड स्ट्रेसफुल एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर इन आईटी। बट मुझे पर्सनली सेक्टर की सबसे बड़ी एंड कोर प्रॉब्लम पता है क्या लग रही है? डिमांड से कहीं ज्यादा लेवल का सप्लाई। आपने ऐसी न्यूज सुनी होगी, पुणे में 100 जॉब्स के लिए 3000 इंजीनियर्स लाइन में खड़े हैं। गुजरात में सिर्फ 10 वैकेंसीज के लिए 1000 लोग इंटरव्यू देने आ गए हैं। इंडस्ट्री की सिचुएशन इतनी खराब है कि पिछले साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हुए, लेकिन सिर्फ 70,000 फ्रेशर्स को ही जॉब मिली। मतलब जितनी वैकेंसीज भी नहीं है, उससे भी ज्यादा लोग, हजारों लोग काम के लिए रेडी बैठे हैं। इसका फायदा जाहिर है कंपनीज उठा रही है। वो एम्प्लॉयज को चाहे जैसे भी ट्रीट करे, एम्प्लॉयज उसे चुपचाप सह लेते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि बाहर हजारों लोग उन्हें रिप्लेस करने के लिए बस इंतजार कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू एस्केप दिस लूप। क्या इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, किसी को उसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो आईटी में हैं एंड हु आर हैप्पी विद देयर सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन। लेकिन हाँ, वर्क कल्चर और टाइमिंग्स को लेकर मेरे भी फ्रेंड्स उतने खुश नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो से एक बात सबको समझ जानी चाहिए कि आईटी इज नो लॉन्गर अ सेफ जोन। इनफैक्ट इट हैज बिकम अ वॉर जोन। और बैटल फील्ड में सिर्फ वही टिकता है जो कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड करता है। जैसे नारायण मूर्ति ने भी कहा था, लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न। दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव दिस इंडस्ट्री। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पे अपस्किल किया और ऐसे फ्यूचर प्रूफ स्किल सीखे जिन्होंने उन्हें इरिप्लेसेबल बना दिया। जैसे किसी ने क्लाउड सीखा, किसी ने डेटा इंजीनियरिंग और किसी ने एआई टूल्स। और आज वो या तो फॉरेन कंपनीज के लिए रिमोट काम कर रहे हैं या खुद का फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं ऑन देयर ओन टर्म्स। जैसे ये 32 साल के इंजीनियर जिन्होंने 2015 में एक टायर 2 कॉलेज से इंजीनियरिंग की और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ₹4.4 लाख के पैकेज से उनकी शुरुआत हुई। लेकिन फिर 2019 में उन्होंने अपस्किल किया और उन्हें सीधा 17 लाख रुपए का पैकेज मिल गया। और आज ऐसे ही अपस्किल करते करते वो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कहने का मतलब है इंडस्ट्री टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन हर एक एम्प्लॉय की कहानी वो खुद लिखता है। तो सवाल ये नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री आपके साथ क्या करेगी, सवाल ये है कि आप आईटी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए क्या करने वाले हैं, या फिर इस पूरे लूप से ही बाहर निकलने के लिए आप क्या करने वाले हैं। अगेन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईटी फील्ड से बाहर निकलकर अपना खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या फिर किसी ने फील्ड ही चेंज कर लिया। बट अगेन मेरा ये वीडियो किसी को भी डराने के लिए नहीं है, ये बस एक रियलिटी चेक है कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा रफ्तार से बदल रही है। शायद पूरी हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से कभी इवॉल्व नहीं हुई होगी, मगर परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। और इसीलिए आज का मैसेज एकदम सिंपल है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट इट इज द वन दैट इज द मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। जय हिंद।
एंड हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट क्विलबॉट, जो आपके सारे ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ों में आपके इंग्लिश ग्रामर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।